चैप्टर 47। शस्त्र शान्वी को उसके कमरे में लाकर बेड पर लेटाकर पीछे हटता कि शान्वी की बात सुन उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। आपने बताया नहीं, आप वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन एसएस है ना? शस्त्र के चेहरे को देख शान्वी ने अपना सवाल दोहराया। वही शान्वी की बात सुन शस्त्र की आंखें हैरान से बड़ी हो गई थी। शान्वी बेड पर लेटी थी, शस्त्र हल्का उसके ऊपर झुका हुआ था। ऐसा नहीं था कि शस्त्र सीधे खड़ा नहीं होना चाह रहा था, बस शान्वी के सिर के नीचे शस्त्र का हाथ होने के वजह से वो सीधा उठ खड़ा नहीं हो पाया था। कि किसने कहा? शस्त्र ने लड़खड़ाती जुबान से अपनी नजरें शान्वी से फेरते हुए पूछा। ये लड़खड़ाती जुबान, फेरती नजरें, आंखों में सवाल, चेहरे पर हैरानी, ये सब मुझे सही साबित कर रही है। शस्त्र के चेहरे पर ही नजरें टिकाए शान्वी ने कहा। शान्वी की बात सुन शस्त्र दोबारा शान्वी को आंखों में देखने लगा। शस्त्र शान्वी की आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वही शान्वी उसकी आंखों में अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। शान्वी को शस्त्र के चेहरे पर हैरानी के साथ बेचैनी भी नजर आने लगी। उसने अपना सिर हल्का उठाया, जिसके बाद शस्त्र ने अपना हाथ हटा लिया और सीधा खड़ा हो गया। थूक निगल अपना गला तरकर वो इधर उधर देखने लगा। शान्वी अब भी लेटे हुए शस्त्र के चेहरे को देख रही थी। सवाल अच्छा नहीं लगा या जवाब देने का मन नहीं। उठते हुए शान्वी ने कहा। जिसकी मदद करने के लिए शस्त्र तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन शान्वी ने अपना हाथ दिखा उसे रोक दिया। बैठते ही शान्वी ने बेडरेस्ट से पीठ टिका ली। शस्त्र के चेहरे से जो घबराहट, बेचैनी सवाल थे वो शान्वी के एक्ट को देख फुर हो गए। शान्वी का उसकी मदद करने से रोकने पर शस्त्र के मन में अब डर आ गया था, जो शान्वी उसके चेहरे को देख समझ पा रही थी। शान्वी कहीं शस्त्र से बात भी करना बंद न कर दे, ये सोच शस्त्र ने अपनी नजरें नीचे किए हल्की आवाज में कहा। आपको कैसे पता? शस्त्र का सवाल सुन शान्वी मुस्कुरा उठी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट शस्त्र नहीं देख पाया। हर सवाल का जवाब होता है और हर जवाब को जानने का वक्त। वैसे चिंता मत कीजिए, ये बात आपके और मेरे बीच की रहेगी। शस्त्र के तरीके से ही शान्वी ने उसे जवाब दिया, साथ ही ये आश्वासन भी दिया कि वो किसी और को इस बारे में नहीं बताएगी। शान्वी की बात सुन सिर उठाकर शस्त्र शान्वी की तरफ देखने लगा। अब मुझे लगता है आपको भी आराम करना चाहिए। क्या आपको आपने घर नहीं जाना? शान्वी ने अपने घर पर थोड़ा जोर डालते हुए कहा। इतना कह शस्त्र शान्वी के कमरे से दरवाजा बंद करके चला गया। शस्त्र के जाते ही शान्वी के चेहरे पर ईयर टू ईयर स्माइल आ गई। मिस्टर स्ट्रेंजर, आप और आपकी बातें दोनों ही स्ट्रेंज थी, लेकिन अब मुझे याद आया, हम स्ट्रेंज को बिल्कुल नहीं। खुद से बोल शान्वी मुस्कुराकर बेड से उठ हल्का लंगड़ा कर चलते हुए क्लोसेट की तरफ चली गई। क्लोसेट से कपड़े चेंज कर कुछ हल्के कपड़े पहन वो वापस बाहर आई और बेड पर आराम से सो गई। वही शस्त्र शान्वी के कमरे से अपने कमरे में आ गया था। उसके दिमाग से तो शान्वी का सवाल निकल ही नहीं रहा था। जो सवाल शान्वी ने किया था उसकी खबर पूरी दुनिया के किसी को नहीं था। हाँ, शस्त्र एक यंगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, जिसकी आइडेंटिटी ज्यादा लोगों को मालूम नहीं था। इसके अलावा वो वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन भी था, जिसके बारे में शस्त्र और एक शख्स के अलावा किसी को नहीं पता था। यहाँ तक अर्णव भी इस बात से अनजान था। ना किसी न्यूज में, ना किसी सोशल मीडिया पर कभी भी शस्त्र के नाम तक का जिक्र नहीं हुआ था। चेहरा देखना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन शान्वी को कैसे मालूम? शान्वी को कैसे पता चला, जबकि शान्वी को कभी कहीं बाहर भी नहीं गई? अब शस्त्र को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, लेकिन कैसे? शान्वी की बातों से साफ था वो इतनी आसानी से उसके सवालों के जवाब नहीं देगी। तो फिर सवालों में दिमाग में लिए ही शस्त्र सोने चला गया। ना जाने कितनी ही बार करवट बदलने के बाद उसे नींद आई थी।
सुबह का वक्त। कपूर मेंशन। राहुल को छोड़ कपूर मेंशन के हॉल में सब लोग मौजूद थे। ये राहुल कहाँ है? हॉल में मौजूद सोफे पर बैठी मिसेस सिंघानिया ने मोनिका ने पूछा। वो रात में उसका मैसेज आया था। उसने बताया कि वो अपने दोस्त के घर गया हुआ है, आज आ जाएगा। मोनिका ने फोन में कुछ देखते हुए कहा। किसे इतनी गौर से फोन में ढूंढा जा रहा है? मिसेस कपूर ने मोनिका का सारा ध्यान फोन देखा तो थोड़ा मस्करी से पूछा। उस लड़के के बारे में ढूंढ रही हो? लेकिन मजाल किसी भी साइड के किसी भी कोने में कुछ मिले। फोन को बंद कर अपने पैर पर रख खींचते हुए मोनिका ने कहा। किस लड़के को? मोहिनी ने पूछा। अरे वही जिसने तुम्हारे चाटा मारा था। सामने मौजूद टेबल से सेब उठाते हुए मोनिका ने कहा। तभी मोनिका को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। दांतों तले अपनी जीभ दबा वो मोहिनी की ओर देखने लगी, जो ठीक उसने सामने बैठी उसे ही घूर रही थी। कितनी बकवास करती हो तुम? मिसेस सिंघानिया ने मोनिका के सिर पर मरते हुए कहा। सॉरी, वो जुबान फिसल गई थी। मोनिका ने माफी मांगते हुए कहा। ये तो तुम इतने आराम से सेब खा रही हो, क्या तुम भूल गई हो आज क्या है? मिस्टर सिंघानिया ने मोनिका को घूरते हुए कहा। उनकी बात सुन मिसेस कपूर ने कुछ याद करते हुए कहा। अरे हाँ, आज तो मिस्टर वर्मा ने मिलने जाना था तुम लोगों को। गए नहीं? मिस्टर वर्मा का मैसेज आया था, उन्होंने बोला कि वो खुद आ जाएंगे। वैसे भी उनका कुछ काम है इस तरफ। मिस्टर सिंघानिया ने कहा। थोड़ा रुक परेशान होते हुए मिस्टर सिंघानिया ने आगे कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा सितारा कहाँ से आएगी? सितारा के सिग्नेचर के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। ऊपर से मोनिका ने पता नहीं क्या क्या फालतू बकवास मिस्टर वर्मा के सामने की थी। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है। क्या आइडिया है? कब बताओगी? मिस्टर सिंघानिया ने नाराजगी से मोनिका को कहा। आपको बिल्कुल सब्र नहीं होता डैड। मैंने कहा ना, मेरे पास आइडिया है। यकीन मानिए, मेरा आइडिया बिल्कुल काम करेगा। बस कुछ देर इंतजार कीजिए। सेब खाते हुए मोनिका ने जवाब दिया। कैसे आइडिया? मिसेस सिंघानिया ने पूछा। मॉम। मोनिका अपनी मॉम को कुछ बता उससे पहले ही किसी की आवाज सुनाई थी। आवाज सुनते ही सबकी नजरें गेट की तरफ हो गई। बड़े गौर से देखने के बाद सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्यों छुपा रखा है शस्त्र ने अपने फेमस डॉक्टर होने का राज? क्या शस्त्र शान्वी को सच्चाई बताएगा? शान्वी को कैसे पता चला शस्त्र के न्यूरोसर्जन होने के बारे में? क्या आइडिया सोचा होगा मोनिका ने? कौन आया होगा कपूर मेंशन? अब क्या होगा आगे? चैप्टर 48। कपूर मेंशन। कपूर मेंशन में सारे हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। अब क्योंकि सितारा की प्रॉपर्टी मिस्टर सिंघानिया के नाम आसानी से होने वाले नहीं थी, जिसके लिए मोनिका ने कुछ सोच रखा था। सभी मोनिका का आइडिया जानने के लिए उत्सुक थे। वहीं मोनिका कुछ भी बोलती, उससे पहले ही सभी के कानों में किसी की आवाज आई। आवाज सुनते ही सबका ध्यान गेट की तरफ चला गया। हेलो, गेट के पास खड़ी एक 26 साल की लड़की ने कहा। उस लड़की को बड़े गौर से देखने के बाद मिस्टर सिंघानिया और मिसेस सिंघानिया हैरानी से खड़े हो गए। उन दो को अचानक खड़ा होता देख मोनिका को छोड़ बाकी लोग भी खड़े हो गए। सितारा। मिसेस सिंघानिया ने हैरात से गेट की तरफ देखते हुए ही कहा। सितारा का नाम सुन कपूर फैमिली ने भी बड़े गौर के साथ गेट के पास खड़ी लड़की को देखा। वही सोफे पर बैठी मोनिका सबके चेहरे के हाव भाव देख मजा ले रही थी। उसने हाथ से गेट के पास खड़ी उस लड़की को अंदर आने का इशारा किया। इशारा समझ वो लड़की धीमे धीमे कदमों से अंदर आने लगी।
उस लड़की को अंदर आता देख सभी उसे अपनी आंखें छोटी किए देखने लगे। जैसे जैसे वो लड़की उन लोगों के बिल्कुल करीब आ रही थी, वैसे वैसे सबके माथे पर बल पड़ने लगे थे। वो लड़की आकर बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। ये कौन है? मिसेस सिंघानिया ने अपनी आंखों को और बड़ा करते हुए पूछा। ये सितारा तो नहीं है, मिस्टर सिंघानिया ने कहा। हाँ, लेकिन दूर से देखने में बिल्कुल सितारा जैसी लगी थी मुझे, मिसेस कपूर ने कहा। मुझे भी वही लग रही थी। इसकी हाइट, थोड़ा बहुत चेहरा और बॉडी स्ट्रक्चर सितारा जैसा है, हल्का हल्का। मोहिनी ने मुंह खोले कहा। लेकिन अभी तो कोई और है ये, लेकिन है कौन ये? किसने बुलाया? मिस्टर कपूर ने कहा। मैंने। मिस्टर कपूर के सवाल को सुन पीछे सोफे पर बैठी मोनिका ने कहा, जिसे सुनने का बस सबने पलटकर मोनिका को देखा। तुमने लेकिन क्यों? मिस्टर सिंघानिया ने पूछा। ये तुम्हें मिली कहाँ? मिसेस सिंघानिया ने पूछा। ये सितारा का जेरोक्स कहाँ से ढूंढा तुमने? मिसेस कपूर ने कहा। वैसे करने क्या वाली हो? कहीं तुम्हें सितारा की याद तो नहीं आ रही थी, जो उसकी याद में इस जेरोक्स को उठा लाई? मोहिनी ने मुंह बनाकर कहा। एक के बाद एक सवाल सुन मोनिका चीड़ सी गई। उसने चीड़ कर कहा, क्या सवाल किए जा रहे हो सब? मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। सब्र रखिए, सब बता दूंगी आप सबको। डोट सबको देखते हुए मोनिका ने कहा। और तुम अपने सामने खड़ी सितारा की उस जेरोक्स को देख, मोनिका ने कहा। तुम अभी जाओ, मैं जब कॉल करूंगी तब तुम आ जाना। जाओ। डॉट आंखों से वापस जाने का इशारा करते हुए मोनिका ने उस लड़की से कहा। मोनिका की बात सुन वो लड़की चुपचाप जहां से आई थी वहीं को वापस लौट गई। उस लड़की के जाती है सबकी नजरें दोबारा मोनिका पर चली गई। सबकी हरकत देख गहरी सांस लेकर मोनिका ने कहना शुरू किया। उस लड़की का नाम नैना है। दूर से दिखने में ये हूबहू सितारा की तरह लगती है। मैंने इसे पहली बार बांद्रा की तरफ देखा था। जब मैंने इसे देखा तब मेरा रिएक्शन भी आप सब की तरह था। उसके बाद दोबारा मैंने इसे देखा, जिसके बाद मैंने इससे इसका नंबर ले लिया और फिर इसके साथ कांटेक्ट में रही। इतना कहकर मोनिका चुप हुई। तो इसका यहाँ क्या काम? मिसेस सिंघानिया ने सवाल किया। इसका छोड़ कुछ सोचा है तुम माँ बेटी ने? आज मिस्टर वर्मा आने वाले हैं, कैसे क्या करोगी? मोनिका और मिसेस सिंघानिया को घूरते हुए मिस्टर सिंघानिया ने कहा। आप दोनों सब्र नहीं कर सकते क्या? मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मोनिका से खींचते हुए कहा। जब तक मैं अपनी बात खत्म न कर लूं, तब तक कोई बोलेगा नहीं। सबकी तरफ नजर घुमाते हुए मोनिका ने कहा। फिर थोड़ी देर रुक मोनिका ने दोबारा कहना शुरू किया। नैना को यहाँ बुलाने की बहुत साफ वजह है। ये सितारा की जगह हमारा काम करेगी। अब जैसा मिस्टर वर्मा ने कहा था कि उन्हें सिर्फ सितारा के साइन चाहिए, उसका चेहरा नहीं देखना है, तो हम नैना को मास्क पहना देंगे ताकि नैना की आंखों को देख मिस्टर वर्मा इसे सितारा समझे। नैना की आवाज भी थोड़ी बहुत सितारा की आवाज से मिलती है, इसलिए नैना का इस्तेमाल हम सितारा की जगह करेंगे, मोनिका ने कहा। मोनिका की बात सुन कुछ देर वहां बिल्कुल शांति छा गई। सब मोनिका के प्लान को सुन हैरान दे। बहुत अच्छा आइडिया है मेरी बच्ची, तूने आज साबित कर दिया तू सच में मेरी औलाद है, मिसेस सिंघानिया ने मोनिका के माथे को चूमते हुए कहा। वाह क्या आइडिया सोचा है मोनी, तुम्हारा दिमाग तो किसी शातिर चोर से भी तेज है, मोहिनी ने कहा। बहुत अच्छा सोचा है मोनी, मिसेस कपूर ने कहा। क्या ये प्लेन काम करेगा? मिस्टर सिंघानिया ने पूछा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आइडिया काम नहीं करेगा? जब आप नहीं पहचान पाए तो मिस्टर वर्मा क्या ही पहचानेंगे? अपना बालों को झटकते हुए मोनिका ने कहा।
आप मेरी बेटी के प्लान पर शक कैसे कर सकते हैं? क्या आपने खुद कुछ सोचा था? मिसेस सिंघानिया ने चिढ़ते हुए कहा। मैं शक नहीं कर रहा, बस पूछ रहा था। खैर, चीजें तुम माँ बेटी ने ही बिगड़ी थी, तो सुधारोगी भी तुम ही। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर समझ लेना। अगर तुम्हारी वजह से मैंने कुछ भी गवाया, तो तुम दोनों नहीं सोच सकती कि तुम दोनों क्या क्या गवाओगी। मिस्टर सिंघानिया ने दोनों की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा। फिर वहां से बाहर चले गए। मिस्टर सिंघानिया की बात सुन कहीं ना कहीं दोनों माँ बेटी के माथे पर पसीना छूट गए थे। आखिर कांड तो उन्होंने किया ही था, अब अगर कुछ और बिगड़ा तो इन दोनों की सच में शामत आ जानी थी। रॉय मेंशन में सब डाइनिंग हॉल में बैठे नाश्ता कर रहे थे। सभी के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। आखिर बीती रात जो हुआ था, उसकी वजह से कोई किसी ने कुछ नहीं कह रहा था। वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। वहां सिर्फ चम्मच को आवाज सुनाई पड़ रही थी। उसी आवाज के बीच सुरेखा जी ने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, क्या कल अपने ही उन्हें बुलाया था? दादाजी ने जब सुरेखा जी की बात सुनी तो उनके हाथ रुक गए। उन्होंने नजरें उठाकर सुरेखा जी की तरफ देखा और कहा, किसको? क्या आप सच में नहीं जानते कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? सुरेखा जी ने कहा। मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं जो आधी अधूरी बात तो पूरी समझ जाऊं। दादाजी ने कहा, ठीक है, मत बताइए आप, लेकिन मुझे आप सब लोगों को कुछ बताना है। सुरेखा जी ने डाइनिंग हॉल में मौजूद सबकी तरफ नजरें करते हुए कहा। सबने नाश्ता करते करते अपना हाथ रोक दिया और सुरेखा जी की तरफ देखने लगे। अरमान भी वहीं मौजूद था, लेकिन ना जाने क्यों उसे अपनी माँ की बात सुन कुछ अच्छी वाइब नहीं आई। वो इतना तो समझ गया था, जो कुछ भी होगा पक्का उसी से रिलेटेड होगा। मैं अरमान और मोहिनी की शादी 2 महीने के अंदर करवाना चाहती हूँ, सुरेखा जी ने कहा। वही सुरेखा जी की बात सुन अरमान के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल खराब हो गए। वो अपनी माँ से ना तो तेज आवाज में बात करना चाहता था, ना ही कुछ उल्टा कहना चाहता था। इसलिए वो अपने हाथ में मौजूद चम्मच को टेबल पर फेंक बिना किसी से कुछ कहे चला गया। सभी आइडिया लग गया था कि अरमान कितना गुस्से में गया, इसलिए किसी ने उसे पीछे से नहीं टोका। चैप्टर 49। रोज की तरह शानवी के कमरे के बाहर शस्त्र ने नाश्ता बनाकर पहुंचा दिया था। शानवी ने भी जब कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला तो नाश्ता की ट्रॉली देख ना में सिर हिलाते हुए वो ट्रॉली अंदर ले आई। रोज की तरह आज भी शस्त्र ने कुछ लिखकर शानवी के लिए भेजा था, जिसे रोज की तरह शानवी ने अपने कपबोर्ड में संभाल कर रख लिया था। बस आज एक चीज अलग हुई थी। शानवी ने नाश्ता कर ट्रॉली वापस कमरे के बाहर कर दी। रोज की तरह शस्त्र जल्दी से ट्रॉली लेने आई। उसने ट्रॉली को बहुत अच्छे से देखा, लेकिन उसे वो नहीं मिला जो वो ढूंढ रहा था। आज उसे शानवी की रिप्लाई चिट नहीं मिली थी। वो थोड़ा उदास हो गया, अब क्योंकि शानवी शस्त्र की चिट का जवाब दिया करती थी, लेकिन आज शानवी ने ऐसा नहीं किया। उसने शस्त्र वाली चिट तो रख ली, लेकिन अपना जवाबी चिट नहीं दिया। शस्त्र को समझ नहीं आया आखिर आज शानवी ने ऐसा क्यों किया। वही शानवी अपने कमरे में बैठी उस चिट के बारे में कुछ सोच मुस्कुरा रही थी। फिर वापस वो अपने स्टडी रूम में चली गई। अगर शानवी एक बार स्टडी रूम में आ जाती तो उसे भी मालूम नहीं रहता कि उसने कितने घंटे यहाँ बीता दिया। खैर, शानवी वापस से अपनी नजरें टिकाए वो कंप्यूटर के सामने बैठ गई। कुछ देर बाद शस्त्र भी ऑफिस चला गया था, लेकिन वो अर्णव को खास तौर पर शानवी का ध्यान रखने के लिए बोल गया था। अरमान अपनी मॉम की बातें सुन बिना किसी से कुछ कहे गुस्से में वहां से चला गया था। वो जिस चीज से बचना चाह रहा था, उसकी मॉम उसे उतना ही फंसाना चाह रही थी।
अरमान के दिमाग में ढेरों बातें चल रही थी। अपना फोन लिए वो घर से बाहर चला गया। ड्राइवर को मनाकर वो खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव करके वहां से निकल गया। काफी तेज रफ्तार में वो गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक कार आ गई। उसने झटके से ब्रेक मार दिया, वरना तो आज खेल खत्म था। सामने वाली कार ने भी जल्दी से ब्रेक मार दिया था, जिसकी वजह से दोनों की गाड़ी एक दूसरे से हल्की दूरी पर रह गई। अरमान अपनी कार में से ही सामने वाली कार के इंसान को देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो कार उसके सामने थी वो किसी अमीर इंसान के भी लेने की औकात में नहीं थी। इसलिए अरमान अपनी कार से बाहर निकला। साथ ही सामने वाली गाड़ी में से भी एक नौजवान गुस्से में बाहर निकला। लेकिन अपने सामने खड़े अरमान को देख उस शख्स का गुस्सा फूर हो गया। साथ ही तिरछी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वही अरमान अपने सामने खड़े शख्स को अपनी आंखें छोटी कर घूर रहा था। मिस्टर रॉय, इतनी भी क्या जल्दी है कि आप जमीन पर चलने वाली गाड़ी को हवाओं में उड़ाने की कोशिश कर रही हैं? अपनी कार से टेक लेते हुए शस्त्र ने अरमान से कहा। वही अरमान शस्त्र को देख हैरान था। अरमान अपने विला से कुछ दूरी पर आ गया था। अपने सामने शस्त्र को देख अरमान के दिमाग में सबसे पहले एक ही सवाल आया, क्या शस्त्र भी यही कहीं रहता है? लेकिन अरमान ने अपने एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिए थे। वो बिल्कुल सपाट चेहरे को लिए खड़ा था। हुआ ये था, जब अरमान अपनी मॉम की बात सुन नाराजगी में घर से निकला। उस वक्त शस्त्र अपने विला की तरफ लौट रहा था, क्योंकि उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे, जिस वजह से इन दोनों का आमना सामना हो गया। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अपनी एरोगेंट आवाज में अरमान से शस्त्र को घूरते हुए पूछा। अरमान की बात सुन शस्त्र हल्की हंसी हंसा फिर बोला, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर इतनी छोटी याददाश्त है रब की, मिस्टर रॉय। एक रात में ही भूल गई। अरे कल ही की तो बात है, जब मैंने आपकी होने वाली बीवी के थप्पड़ जड़ा था। मस्करी भरे लहजे में शस्त्र ने आपकी बीवी पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। शस्त्र के कहने का लहजा ऐसा था मानो वो अरमान को सच में बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। वही शस्त्र की बात सुन। अरमान ने अपनी मुट्ठियां कस ली, जो शस्त्र के भी देख लिया था। अरमान का मुट्ठी कसने की वजह शस्त्र का उसका मजाक बनाना नहीं था। ना पिछली रात को बात याद कर उसे कोई गुस्सा आया, लेकिन शस्त्र का मोहिनी को उसकी होने वाली बीवी कहना गुस्सा दिला गया। जिस बात से वो चीड़ रहा था, जिस बात से बचने की खातिर वो घर से आ गया, वही बात अब शस्त्र दोहरा रहा था। तभी अरमान को ध्यान आया कि शस्त्र से मोहिनी के थप्पड़ शानवी को वजह से मारा था। उसने उसी बात को लेकर सवाल किया, तुमने किसके लिए, किसको सपोर्ट करने की खातिर मोहिनी पर हाथ उठाया था? अरमान को भी जानना था आखिर क्या रिश्ता है शानवी और शस्त्र के बीच। आखिर क्यों शानवी का स्टैंड लिया था शस्त्र ने? अरमान का सवाल सुन शस्त्र के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। चेहरा सख्त, आंखें सर्द हो गई। उसने शांत लहजे में कहा, जिन्हें चोट पहुंचाने की वजह से कल जो अब की होने वाली बीवी ने थप्पड़ खाया है ना, उनके लिए मैं पूरी दुनिया फूंक सकता हूँ। मैं अपना रिश्ता उनके साथ पूरी दुनिया को बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन हाँ, अब जब जब बात उनकी होगी तब तब आप मुझे उनके साथ खड़ा पाएंगे। शस्त्र की बात अरमान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। शस्त्र जिस तहजीब से शानवी का नाम लिए बागिर उसके बारे में बोल रहा था, ये अरमान को अच्छा नहीं लगा। शस्त्र की बातें, उसके बोलने का लहजा शानवी की अहमियत उसके लिए साफ जाहिर कर रहा था। अजीब बात है, बिना किसी रिश्ते के किसी की इतनी फिक्र। वैसे सुना तो होगा अपने, ऐसे लोगों को समाज क्या कहता है, खासकर लड़की को। टेढ़ी मुस्कान के साथ अरमान ने कहा। कहीं ना कहीं अरमान की बातों का मतलब शस्त्र समझ रहा था। अरमान की बात सुन इस बार शस्त्र ने अपनी मुट्ठियां कस ली थी।
शस्त्र अरमान की बात का इशारा समझ रहा था। जैसे तैसे खुद के गुस्से को कंट्रोल कर शस्त्र ने अरमान से कहा, आपसे किसने कहा कि कोई रिश्ता नहीं? शायद आपने सही से सुना नहीं था। मैंने कहा था कि मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि क्या रिश्ता है। और रही बात समाज की, तो क्या आपने सोचा था जब आप किसी बेगुनाह को सजा दे रहे थे? शस्त्र की बात सुन अरमान का चेहरा सख्त हो गया। वो आगे कुछ कह पता कि उससे पहले उनके पीछे से आवाज आई, ये रास्ता क्यों जाम कर रखा है? आवाज सुन अरमान पीछे मुड़ा तो शस्त्र ने भी साइड से देखा, जहां शानवी ब्लू कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहने, पैरों ने व्हाइट स्नीकर्स, बालों को खुला छोड़े अपने हाथों को पीछे की ओर बंधे खड़ी थी। शानवी ने जैसे ही दोनों को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। कभी अरमान को देखती तो कभी शस्त्र को। ये रोड भी सियासत में मिल गया है क्या? जो दोनों रास्ता रोके खड़े हो। दोनों को बारी बारी देख चीढ़ कर शानवी ने कहा। जहां शानवी की बात सुन शस्त्र हंस पड़ा तो वही अरमान उसकी बात सुन उसे घूरने लगा। शानवी खुद पर अरमान की नजरें महसूस कर पा रही थी, लेकिन उसमें अरमान की नजरों की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। दोनों गाड़ियों के बीच मौजूद थोड़ी जगह से निकल शस्त्र शानवी के सामने आकर खड़ा हो गया। वैसे क्या आप कहीं जा रही है? शानवी के सामने हल्का झुकते हुए शस्त्र ने मुस्कुराते हुए कहा। आपसे मतलब? शानवी ने जवाब दिया। शानवी का जवाब सुन। जहां शस्त्र की मुस्कान चली गई वही अरमान शस्त्र को देख टेढ़ी मुस्कान मुस्कुरा दिया, जो शस्त्र ने देख ली थी। लगता है आप बहुत फ्री है। एक काम करिए, जरा मुझे पास वाली मार्केट तक ले चलिए। शस्त्र के चेहरे से गायब मुस्कान को देखने के बाद शानवी ने कहा। वैसे भी शानवी बाहर घूमने की वजह से निकली थी। अर्णव को कुछ काम था, जिसकी वजह से शानवी ने अर्णव को नहीं कहा और अकेले ही बाहर चली आ गई थी। पैदल ही शानवी मजे से सब देखते हुए चल रही थी कि तभी उसे ये दोनों गाड़ियों नजर आई जिनके मालिक को वो देखी नहीं थी। चलिए फिर। शानवी की बात का जवाब मुस्कुराते हुए शस्त्र ने दिया। शस्त्र शानवी का हाथ पकड़े अपनी कार तक लाया। वो पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलने को था कि उसे कुछ याद आया। कपूर मेंशन में थोड़ा तनाव चल रहा था। अब क्योंकि आज मिस्टर वर्मा सितारा का कारोबार उसके ही नाम करने वाले थे, या फिर सितारा के कहने पर उसके बाबा के नाम। इन सब में जरूरी एक कागज था, जिसके बगैर न तो सितारा को कुछ मिल सकता था, ना ही मिस्टर सिंघानिया को। काफी याद करने के बाद भी तीनों को कुछ याद नहीं आया कि आखिर वो पेपर गया कहाँ। तीनों आपस में ही चिड़चिड़ा रहे, एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे थे। वो पेपर गए कहाँ? मिस्टर सिंघानिया ने मिसेस सिंघानिया को घूरते हुए कहा। मुझे क्या पता, लड़खड़ाती जुबान से मिसेस सिंघानिया ने कहा। तुम्हारी जुबान इस बात का सबूत है कि जरूर तुमने ही उन पेपर्स को लिया होगा। मिसेस सिंघानिया को घूरते हुए मिस्टर सिंघानिया ने कहा। मैं क्यों लूंगी भला? वो तो आपके लॉकर में रहते थे ना। मिसेस सिंघानिया अपनी बात कहते कहते बीच में रोक गई। शायद बातों बातों में वो गलत बात कह गई जो शायद उन्हें कहनी नहीं थी। क्या सच में अरमान के दिल में शानवी के कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? कौन सा कागज ढूंढ रही है सिंघानिया फैमिली? क्या सितारा के कारोबार के हकदार बन जाएंगे कोई और? क्या शस्त्र और शानवी के बीच बनेगा कोई रिश्ता? चैप्टर 50। शस्त्र शानवी के साथ मार्केट जाने को तैयार हो गया। वो आगे बढ़ शानवी का हाथ थामे उसे कार के पास लेकर आ गया। शस्त्र पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलता उससे पहले ही उसे कुछ याद आया और वो शानवी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आपका पैर कैसे है? क्या अब आपके पैर का दर्द ठीक है? शस्त्र ने शानवी के पैर की तरफ नजरें टिकाए ही पूछा। हाँ, अपने कंधे को उचकाए शानवी ने कहा। क्या सच में?
क्योंकि आप अब भी लंगड़ा कर चल रही थी। क्या आप डॉक्टर के जा रही थी? अकेले क्यों घूम रही है आप बाहर? शस्त्र ने याद करते हुए शान्वी की परवाह करते हुए कहा। हल्का दर्द है इसलिए थोड़ा लंगड़ाना पड़ रहा है। बाकी मैं कोई सेलिब्रिटी तो नहीं जो अपने साथ बाउंसर लेकर घूमूं। अपनी आंखों को रोल करते हुए शान्वी ने कहा। जब दर्द है तो क्या जरूरत थी अकेले बाहर आने की? इस बार थोड़ा सख्ती के साथ शस्त्र ने कहा। उसकी आवाज में सख्ती साथ ही परवाह अरमान और शान्वी दोनों ही महसूस कर पा रहे थे। शान्वी कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही वाह ताली बजाते हुए अरमान ने कहा और फिर चलकर शस्त्र और शान्वी की तरफ आने लगा। ताली की आवाज सुन शस्त्र और शान्वी मुड़कर अरमान की तरफ देखने लगे। अरमान भी अब शस्त्र के सामने आकर खड़ा हो गया था। दोनों आमने सामने एक दूसरे को घूर रहा थे। वही शान्वी कभी शस्त्र को देखती तो कभी अरमान को। क्या बात है, बिना किसी रिश्ते के भी इतनी परवाह। अरमान ने शस्त्र को एक नजर देख फिर शान्वी की तरफ देखते हुए कहा। क्यों आपको जलन हो रही है? अपनी बाई भौं उचकाते हुए शस्त्र ने कहा। नहीं, ऐसे फालतू लोगों से अरमान रॉय को फर्क भी नहीं पड़ता। अरमान ने शान्वी पर ही नजरें टिकाए कहा। बेचारी शान्वी की तो गर्दन दर्द हो गई थी। उसके सामने मौजूद दोनों लंबे लंबे थे, वहीं बेचारी शान्वी उनके सीने तक। दोनों की शक्ल देखने के लिए बेचारी को अपनी गर्दन उठानी पड़ रही थी। ऊपर से अरमान की बात से वो और किलस गई। नीचे बैठे दोनों बिल्कुल सामने देखते हुए शान्वी ने चिल्लाते हुए कहा। वही अरमान और शस्त्र जो एक दूसरे को घूर रहे थे वो शान्वी की आवाज सुन उसकी तरफ देखने लगे। शान्वी ने वापस अपनी हल्की गर्दन अरमान की तरफ मोड़ते हुए कहा। तो यहाँ ऐसे फालतू क्यों खड़े हो? अरमान की बात और उसकी बात का इशारा याद आते ही शान्वी ने अपनी आंखें छोटी करके पूछा। फिर आगे बढ़ शान्वी शस्त्र की कार के सामने आ गई, जिसके बाद शान्वी उस कार के बोनट पर चढ़कर बैठ गई। ध्यान से लग ना जाए। शान्वी को चढ़ता देख शस्त्र ने कहा। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप मिस्टर रॉय? जरा दोबारा दोहराना। अरमान को देखते हुए शान्वी ने कहा। शान्वी की बात सुन अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एकटक शान्वी को देखता रहा। ये बात शस्त्र गौर कर रहा था। आज अरमान की आंखों में कुछ अलग सा था शान्वी के लिए। पार्टी में भी शस्त्र ने नोट किया था, अरमान की नजरों में कुछ अलग सा था, खासकर शान्वी को देखकर। वैसे मिस्टर रॉय, आपको आज कहीं जाना नहीं है क्या? शस्त्र ने अरमान के सामने आते हुए कहा, जिसकी वजह से अरमान का ध्यान शान्वी से हट गया और अब वो शान्वी का चांद सा मुखड़ा भी नहीं देख पा रहा था। क्यों? आपको मेरे साथ जाना है? अपनी एरोगेंट आवाज में अरमान ने कहा। वैसे दोनों क्या सौतने हो? शस्त्र और अरमान की तरफ देख शान्वी ने कहा। छी! शान्वी की बात सुन शस्त्र तुरंत शान्वी की तरफ मुड़ते हुए बोला। यही सब चलता है क्या तुम्हारे दिमाग में? अरमान ने शांत लहजे में कहा। हरकतें तो ऐसे ही कर रहे हो दोनों। बाय द वे, मेरे दिमाग के पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो फालतू लोगों के बारे में सोच सके। होंठ का पाउच बनाते हुए शान्वी ने कहा। वैसे आप वहां क्यों बैठ गई? क्या पैर में दर्द हो रहा है? शस्त्र के चिंता करते हुए पूछा। अब किसी मासूम सी जान के सामने ऐसे पहाड़ आकर खड़े होंगे तो वो क्या करेगी? अपने दोनों हाथों की हथेली पर अपनी ठोड़ी टिकाते हुए शान्वी ने कहा। ये फालतू का ड्रामा बंद करो। अपनी गाड़ी समाने से हटाओ। दोबारा से अपने ऑरा में लौटते हुए एरोगेंट वॉइस में अरमान ने शान्वी पर ही नजरें टिकाए कहा। शान्वी के मूव अरमान को उसकी ओर और ज्यादा आकर्षित कर रहे थे, जिसकी वजह से वो खड़ूस बनते हुए बोला। अरमान की बात मान। शस्त्र आगे बढ़ शान्वी का हाथ थाम बड़े ध्यान से उसे पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। फिर वापस अरमान के सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डाल बोला। आपकी नजरों को जरा सही जगह लगाइए मिस्टर रॉय। अब जिस जगह आपकी नजरें जाना चाहती वो किसी और की मंजिल बन चुकी है। बेहतर होगा जो आपका है उस पर ध्यान दे। मुझे अपने सामान पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं। ये तो फिर भी मेरे पसंदीदा शख्स की बात है। अभी तक शांति से, मस्करी से, मस्ती के साथ बात करने वाला शस्त्र बिल्कुल बदल सा गया था।
शस्त्र की आवाज में तेजी, साथ ही उसके कहने का लहजा ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा था कि वो शान्वी के मामले में बहुत पजेसिव रहने वाला है। वही शस्त्र की बात सुन अरमान उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। शायद अरमान उसकी बात समझ भी रहा था, लेकिन फिर भी शांत ही रहा। तभी कार में बैठी शान्वी ने एक हाथ से हॉर्न बजाया तो दूसरी तरफ से अपना सिर हल्का बाहर निकालकर बोली, अगर ये मेल मिलाप यूं ही चलने वाला है तो मुझे बता दिया जाए। नहीं हो गया डॉट, शान्वी की बात का जवाब देते हुए शस्त्र ने कहा। फिर अरमान को देख अपनी कार की तरफ बढ़ गया। ड्राइविंग सीट पर बैठ शस्त्र अपनी गाड़ी हल्की पीछे कर मार्केट को तरफ बढ़ गया। वही अरमान उनकी जाती हुई गाड़ी हो देखने लगा। जिस बात को मैं खुद से झुठलाना चाहता था वही तुमने कहकर गलती कर दी। मुझे नहीं पता कैसा और क्यों, लेकिन मैं कुछ तो फील करने लगा हूँ। शान्वी, अब तो मुझे तुम्हें अपने करीब रखना होगा, अरमान किसी सनकी की तरह बोला। अपनी बात पूरी कर वो वही खड़ा खड़ा पागलों की तरह हंसने लगा। फिर अपनी कार में बैठ अपनी कार मोड़ वापस घर की ओर चला गया था। आज शस्त्र के कहने पर अरमान के दिल ने ये बात मान ली कि एक सॉफ्ट कॉर्नर शान्वी के लिए मौजूद है। इतने वक्त से अरमान खुद को झुठलाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा वो नहीं करेगा। अब उसे शान्वी अपने पास चाहिए थी। कैसे पता है? कपूर मेंशन में अलग ही गर्मा गर्मी का माहौल था। हॉल में मौजूद टेबल पर कुछ कागज पड़े हुए थे। सामने की तरफ मिसेस सिंघानिया और मोनिका खड़ी थी, वहीं सोफे पर मिस्टर सिंघानिया और मिस्टर कपूर बैठे हुए थे। एक तरफ मोहिनी और मिसेस कपूर खड़ी थी। वो पेपर कहाँ है? मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए मिसेस सिंघानिया और मोनिका को देखते हुए पूछा। मिस्टर सिंघानिया की आवाज इतनी तेज थी कि दोनों माँ बेटी कांप उठी। वो पेपर गए कहा? इस बार मिस्टर सिंघानिया ने थोड़ा शांति से मिसेस सिंघानिया को देखते हुए पूछा। मुझे क्या पता, लड़खड़ाती जुबान से मिसेस सिंघानिया ने कहा। तुम्हारी जुबान इस बात का सबूत है कि जरूर तुमने ही उन पेपर्स को लिया होगा। सोफे से खड़े होते हुए मिसेस सिंघानिया को घूर मिस्टर सिंघानिया ने कहा। मैं क्यों लूंगी भला? वो तो आपके पर्सनल लॉकर में रहते थे ना। मिसेस सिंघानिया अपनी बात कहते कहते बीच में रोक गई। शायद बातों बातों में वो गलत बात कह गई जो शायद उन्हें कहनी नहीं थी। अपनी माँ की बात सुन। मोनिका ने मन ही मन अपना सिर पीट लिया। वहीं मिसेस सिंघानिया लचारगी भरी नजरों से मोनिका को देखने लगी। तुम्हें कैसे पता कि वो पेपर मेरे लॉकर में था? मिसेस सिंघानिया पर ही नजरें टिकाए उन्होंने पूछा। वो आपके सारे जरूरी पेपर वही होते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि। मरी हुई आवाज में मिसेस सिंघानिया ने कहा। देखो, सच सच बताओ, पेपर कहाँ गए? तुम जानती हो उन पेपर के बिना सब कुछ बेकार हो जाएगा। लचारगी से मिस्टर सिंघानिया ने कहा। भाई साहब, क्या पता आप भूल गए हो कहीं रखकर। मिसेस कपूर ने थोड़ा डरते हुए कहा। मैं ऐसे लापरवाही वाले काम नहीं करता रचना। यहाँ आते समय भी मैंने इन्हें सारे पेपर दिए थे चेक करने के लिए, जिस पर इन्होंने सारे पेपर है ये बात मुझसे कह दी थी। वापस सोफे पर बैठ अपना सिर पकड़े मिस्टर सिंघानिया ने कहा। मिसेस कपूर ने उनकी बात सुन मिसेस सिंघानिया की तरफ देखा। दोनों ही दोस्तों ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की, जिसमें ये बात जाहिर थी कि जरूर मिसेस सिंघानिया ने ही कोई कांड किया होगा। डैड, क्या पता उन पेपर के बिना काम चल जाए। नैना उर्फ सितारा तो यहाँ मौजूद होगी ही ना। जब इंसान यहाँ होगा तो पेपर का क्या काम? मोनिका ने अपना दिमाग ज्यादा चलते हुए कहा। मोनिका की बात सुन सब उसकी तरफ देखने लगे। बात तो सही कह रही है, वैसे भी क्या पता वो पेपर घर पर रह गया हो। मिस्टर वर्मा से आप कह दीजिएगा कि वो पेपर घर पर रह गया है, बाकी सितारा तो होगी ही। मोनिका की बात पर राजी होते हुए मिस्टर कपूर ने कहा। ठीक है, कुछ सोच मिस्टर सिंघानिया ने जवाब दिया। फिर वापस दोनों माँ बेटी को घूरते हुए बोले, तुम्हारी गलतियों का खामियाजा मैं नहीं भुगतूंगा। अगर पेपर घर पर रह गए हैं तो कोई बात नहीं,
लेकिन वो पेपर गायब हुए या उनके बिना काम अधूरा रह तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मिस्टर सिंघानिया ने कहा। अपनी बात खत्म कर टेबल से पेपर समेत उन्हें लिए वो वहां से चले गए। उनके जाते ही दोनों माँ बेटी धम से सोफे पर पसर गई। क्या तुमने वो पेपर गुमा दिया? मिसेज कपूर ने बिल्कुल हल्की आवाज में पूछा। चैप्टर 51। मिस्टर सिंघानिया गुस्से में भड़कते हुए वहां से चला गए। उनके जाती ही दोनों माँ बेटी ने चैन की सांस ली और सोफे पर बैठ गई। क्या तुमने उन पेपर्स को खो दिया है? मिसेस कपूर ने मिसेस सिंघानिया के बगल में बैठते हुए पूछा। मिसेस कपूर की बात सुन मिसेस सिंघानिया ने एक बार मोहिनी को देखा, फिर गर्दन मोड़ मिसेस कपूर की तरफ। क्या शक्ल क्या देख रही हो? सच में पेपर गायब कर दिए क्या? मिसेस कपूर ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। ये सब इसकी वजह से हुआ है। मिसेस सिंघानिया मोनिका की तरफ मुड़ उसके सिर टपली मारते हुए बोली। मॉम, मेरे बाल मत खराब करो। मोनिका ने अपने बालों को सही करते हुए कहा। तुम्हारे इन बालों में आग लगा देंगे तुम्हारे डैड। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो। दोबारा मोनिका के सिर पर मरते हुए उन्होंने कहा। मॉम, लचरगी से मिसेस सिंघानिया को देखते हुए मोनिका ने कहा। क्या मॉम, तुम्हारी वजह से हुआ है सब? मिसेस सिंघानिया ने चीढ़ कर कहा। रियली? क्या आपका हाथ नहीं था? अपने नहीं डैड के लॉकर से पेपर निकाले थे, मोनिका ने अपनी मॉम को घूरते हुए कहा। धीमे बोल बेवकूफ लड़की। मोनिका के मुंह पर हाथ रखते हुए मिसेस सिंघानिया ने कहा। तुम दोनों माँ बेटी का हो गया हो तो हमें भी कुछ बता दो। मिसेस कपूर ने दोनों को घूरते हुए कहा। मीनाक्षी, सही से बात बताओ ताकि बाद में तुम्हें भाई साहब के गुस्से से बचाया जा सके, मिस्टर कपूर ने कहा। वो पेपर्स खो गए हैं, मिसेस सिंघानिया ने जमीन को देखते हुए कहा। खोए नहीं है मॉम, चोरी हुए हैं। आप मेरी बात मान ही नहीं रही हो, मोनिका ने कहा। ऐसा क्या है वैसे उन पेपर्स में? मोहिनी ने पूछा। वो पेपर्स गौरी के साइन किए हुए थे, जिनमें साफ लिखा था कि सितारा की प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, लेकिन अगर सितारा अपनी प्रॉपर्टी अपने डैड को देना चाहिए तो आराम से वो सब उन्हें मिल जाएगा। इसके साथ ही ये चीज भी मेंशन थी कि सितारा को अगर प्रॉपर्टी बिजनेस मिल भी जाएगा तब भी उसके गार्जियन उसके डैड रहेंगे। साथ ही अगर कभी ऐसा लगा कि सितारा कंपनी को सही से नहीं चला पा रही है तो अब कुछ सीधा सीधा उसके डैड के पास चला जाएगा। मिसेस सिंघानिया ने जमीन को देखते हुए ही कहा। सीधी बात ये थी कि वो पेपर्स हमारे फायदे के थे। सितारा का अगर सब कुछ हो भी जाता तब भी उसे कुछ नहीं मिल पाता, मोनिका ने कहा। वो पेपर्स को सच में काफी जरूरी थे, लेकिन गायब कैसे हुए? मिस्टर कपूर ने पूछा। वो मॉम ने सोचा था कि उन पेपर्स के जैसे दूसरे पेपर्स बनवा लेंगे जिनमें मॉम का नाम भी लिखा होगा, ताकि सीधे सीधे सब मॉम को मिल जाए, मोनिका ने कहा। तो क्या वो पेपर्स बने? मोहिनी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, वो पेपर्स बने थे। उनमें गौरी आंटी के सिग्नेचर भी कॉपी कर दिए थे, मगर पता नहीं वो पेपर्स कहाँ गए। ना तो वो पेपर्स मिल रहे ना ही ओरिजिनल, मोनिका ने बेचारिगी से कहा। जब वो पेपर्स थे ही नहीं तो तुम लोगों ने भाई साहब से झूठ क्यों कहा? उन्हें बता क्यों नहीं दिया कि पेपर्स नहीं है? मिसेस कपूर ने पूछा। उस दिन इन्हें ऑफिस किसी मीटिंग में जाना था, जिसकी वजह से इन्होंने पेपर्स हमें निकाल कर चेक करने को दे दिए थे। हमने जल्दबाजी में चेक किए तो हमें लगा शायद पेपर्स पूरे हैं, लेकिन वो पेपर्स है ही नहीं। हम यहाँ आने से पहले सोचे कि पेपर्स साथ ले चलते हैं। सब पेपर्स तो है लेकिन वही वाला पेपर नहीं है, मिसेस सिंघानिया ने कहा। तो अब क्या? मोहिनी ने पूछा। अब कुछ नहीं, शायद उस नकली सितारा की मदद से ही काम बन जाए।
मिसेस कपूर ने कहा। उम्मीद तो यही है, वैसे भी उस वर्मा के तेवर हमें देखते ही बदल जाते हैं। वो तो सितारा के लॉयर होने की वजह से थोड़ा सही से बर्ताव कर लेता है, वरना तो हमें ऐसे घूरता है जैसे खा जाएगा। मिसेस सिंघानिया ने मुंह बनाते हुए कहा। बात तो सही कह रही हो आप मॉम। मैं जब डैड के साथ गई थी तब भी उनके तेवर बड़े अलग से थे। कुछ सोचते हुए मोनिका ने कहा। ऐसा क्या राज है भला? मोहिनी ने अपनी माँ और मिसेस सिंघानिया को देखते हुए कहा। मोहिनी की बात सुन दोनों एक दूसरे को देखने लगी। मिसेस कपूर मोहिनी की बात का जवाब देती उससे पहले ही मोहिनी का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया, बात कर फोन रख दिया। किसका फोन था? मिसेस कपूर ने पूछा। वो सुरेखा आंटी ने बुलाया है दोपहर को अपने घर। कहाँ कुछ जरूरी बात करनी है। अपने गाल को काटते हुए मोहिनी ने कहा। अब क्या बात करनी है? मोनिका ने पूछा। जाकर देख लेना। फिलहाल मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मिस्टर कपूर ने कहा और सोफे पर पड़े अपने बैग को लेकर चले गए। कुछ देर चारों महिलाएं आपस में बात करती रही। उसके बाद अपने अपने कमरे में चली गई। शान्वी शस्त्र के साथ पास वाली मार्केट चली आई थी। कार ड्राइव करते समय शस्त्र को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग व्हील पर ही अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। क्योंकि शान्वी कार में मौजूद थी, इसलिए शस्त्र अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके अंदर कितनी आग जल रही थी ये बात वही जानता था। शस्त्र के गुस्से होने का कारण अरमान था। अचानक अरमान का शान्वी के लिए बदलता रवैया शस्त्र को गुस्सा दिला रहा था। जहां अरमान बिना गुस्से के एरोगेंट टफ लुक के किसी से बात नहीं करता था, आज वो शान्वी के सामने झूठ मूठ का गुस्सा एरोगेंस दिखा रहा था, बल्कि उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। शस्त्र ने अरमान की आंखों में शान्वी के लिए फीलिंग्स देखी थी। जिस तरह से वो शान्वी को देख रहा था ये बात शस्त्र को सिर्फ गुस्सा दिला रही थी। वही शान्वी इन सबसे बेखबर गाड़ी के बाहर देखने में व्यस्त थी। मार्केट के पास पहुंच शस्त्र ने अपनी गाड़ी रोक दी, जिसके बाद शान्वी गाड़ी से बाहर निकलने को हुई, लेकिन कार तो लॉक थी। उसने मुड़कर शस्त्र की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से ही वजह से लाल दिख रहा था। शस्त्र की आंखें बिल्कुल लाल, हाथों की हरी नीली नसें साफ नजर आ रही थी। माथे की नसें भी फूल रही थी। एक पल को शान्वी शस्त्र को ऐसे देख हैरान हो गई। उसने 3-4 बार आपकी पलकें झपकी, फिर शस्त्र को एकटक देखने लगी। हे, क्या हुआ? ये चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? शान्वी ने शस्त्र के गरम गाल पर अपने ठंडे हाथ रखते हुए पूछा। शान्वी की आवाज में एक चिंता थी जो शस्त्र के लिए थी। शस्त्र को शान्वी की छून महसूस करते ही अपनी आंखों को मूंद लिया। शस्त्र के लिए शान्वी का ठंडा हाथ किसी जलती जमीन पर बारिश की ठंडी बूंदों की तरह था, जो तपती जमीन को राहत देती थी। क्या आप ठीक है? शस्त्र को आंखें मूंदे देख शान्वी ने दोबारा पूछा। शान्वी की आवाज सुन शस्त्र ने अपनी आंख खोल ली। आप शस्त्र की आंखों का लालपन काफी कम हो गया था, हाथों की नसें भी ठीक हो गई थी, साथ ही माथे पर सुकून की लकीरें थी। मैं ठीक हूँ। अपने गाल से शान्वी के हाथ को हटाकर अपने हाथ में लेते हुए शस्त्र ने कहा। वो सॉरी, मैंने ऐसे आपके चेहरे पर हाथ रख दिया। सिर झुकाए नजरें नीची किए शान्वी ने बड़ी मीठी आवाज में कहा। शान्वी की बात सुन शस्त्र मुस्कुरा उठा। उसका मन किया कि वो शान्वी की इन पलकों को चूम ले, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल कर उसने प्यार से कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। आपको मेरी फिक्र हुई इसलिए आपने ऐसा किया। शस्त्र ने प्यार से शान्वी को देखते हुए कहा। शस्त्र की बात सुन शान्वी ने अपना सिर उठाकर शस्त्र की तरफ देखा, जिससे दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरों से जा मिली। किसने कहा मुझे आपकी फिक्र है? शस्त्र के हाथ ने अपना हाथ छूटा कर नजरें फेरते हुए शान्वी ने कहा।
अच्छा, तो आपको मेरी फिक्र नहीं है? अगर फिक्र नहीं है तो अचानक परेशान क्यों हुई फिर आप? हल्का टेढ़ा होकर शान्वी के चेहरे के सामने आकर शस्त्र ने कहा। वो तो बस इसलिए क्योंकि शान्वी लड़खड़ाती जुबान में बोली। क्योंकि? अपनी दोनों आईब्रो को उचकाते हुए शस्त्र ने पूछा। क्योंकि वो हाँ, वो मैं परेशान इसलिए हुई कि कहीं आपको कोई एलर्जी तो नहीं जिसकी वजह से अचानक आपका चेहरा लाल हो गया था। बहाना बनाते हुए शान्वी ने कहा। और मुझे एलर्जी किस चीज से होगी? शस्त्र ने सीधा होकर सीट से टिकते हुए पूछा। मुझे क्या पता? आप ये दरवाजा खोले, मुझे सामान लेने जाना है। शस्त्र की तरफ न देख, शान्वी ने कहा। खोल दिया। शान्वी की बात मान शस्त्र ने कार का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि शान्वी उसके सवाल से बचना चाहती है। लेकिन शान्वी दरवाजा खोल पाती उससे पहले ही शस्त्र में दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया। हाल अब यूं था कि शान्वी का हाथ हैंडल पर था और शस्त्र का हाथ शान्वी के हाथ पर। शान्वी ने अपना सिर हल्का घुमाया और उसके सामने शस्त्र का चांद सा मुखड़ा था, जिसे देख शान्वी ने अपना चेहरा वापस मोड़ लिया। शस्त्र शान्वी के चेहरे के कुछ दूरी पर था। बाहर जाकर उस सामने वाली शॉप पर मेरा वेट कीजिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, शस्त्र ने कहा। इसकी जरूरत नहीं, मैं शॉपिंग करके खुद वापस चली जाऊंगी, शान्वी ने झट से मुड़ शस्त्र के चेहरे को देखते हुए कहा। आप यहाँ आई किसके साथ है? शस्त्र ने सवाल किया। आपके? नजरें इधर उधर करते हुए शान्वी ने जवाब दिया। तो जाएंगी किसके साथ? दोबारा शस्त्र ने सवाल किया। आपके? शस्त्र का सवाल सुन झट से शान्वी ने शस्त्र की तरफ वापस देखते हुए जवाब दिया। जवाब देने के बाद शान्वी को एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। दोनों आंखों को बंद कर अपने दांत के तले उसने अपनी जीभ दबा ली। वही शान्वी का जवाब सुन लंबी सी मुस्कान शस्त्र के चेहरे पर आ गई। साथ ही शान्वी की हरकत देख उसे बड़ा प्यार आ रहा था उस पर। शस्त्र आराम से अपना हाथ हटाकर वापस सीट से टिककर बैठ गया और शान्वी के मुखड़े को देखने लग। शान्वी की आंखें अब भी बंद थी, जिसे देख शस्त्र बस मुस्कुराए जा रहा था। शान्वी का चेहरा इस वक्त शस्त्र के सामने था और एक हाथ हैंडल पर। ना जाने शस्त्र को कौन सी मस्ती सूझी, उसने कार का हॉर्न बड़ी जोर से बजा दिया। अचानक इतनी तेज आवाज सुन शान्वी झट से अपनी आंख खोले इधर उधर देखने लगी। शान्वी को ऐसे देख शस्त्र को बड़ी हंसी आ रही थी, जिसे वो रोके बैठा था। शान्वी कभी कार के पीछे देखती, कभी आगे कभी बाहर, लेकिन आसपास कोई और कार न देख वो हैरान हुई। तभी उसकी नजर शस्त्र पर गई। वो उसे ही देख अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। शान्वी को कुछ समझ आ गया। वो अपनी आंखें छोटी किए शस्त्र को घूरने लगी। शान्वी को ऐसा करते देख शस्त्र से उसकी हंसी और कंट्रोल नहीं हुई और वो जोर से हंसने लगा। ये आपने किया? शान्वी ने शस्त्र को घूरते हुए पूछा। सॉरी वाह, वो मैं तो बस। जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए शस्त्र ने कहा। लेकिन फिर भी उसकी हंसी कंट्रोल न हो सकी। क्या ज्यादा हंसी आ रही है क्या? शस्त्र को घूरते हुए उसने कहा। हाँ, मैं गर्दन हिलाकर शस्त्र दोबारा हंसने लगा। मैं जा रही हूँ, नाराजगी से शान्वी ने कहा। वो जैसे ही मुड़कर दरवाजा खोलने को हुई, तुरंत उसके हाथ की बाजू पकड़ शस्त्र ने उसे आपकी तरफ मोड़ लिया। अच्छा सॉरी, अपनी हंसी को कंट्रोल करके शस्त्र ने कहा। आपने ऐसा क्यों किया? शान्वी ने नाराजगी से पूछा। वो तो मुझे लगा शायद आप सो गई है, इसलिए आपको जगाने के लिए ऐसा किया, मुस्कुराते हुए शस्त्र ने कहा। सो गई? सच में? ऐसे कौन करता है? शान्वी ने शस्त्र से अपने हाथ को छुड़ाते हुए पूछा। मैं। अपने बाल में हाथ फेर शस्त्र ने कहा।
अच्छा चलिए, आप मेरा सामने वेट कीजिए, मैं कार पार्क करके आता हूँ। शान्वी के सिर को सहलाते हुए शस्त्र ने कहा, जिस पर शान्वी ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। शस्त्र के कहे मुताबिक शान्वी सामने वाली शॉप पर जाकर खड़ी हो गई। वही शस्त्र अपनी गाड़ी पार्किंग की तरफ ले गया। क्योंकि ये इलाका भी पोर्स था, इसलिए यहाँ न तो ज्यादा भीड़ भाड़ थी, ना ही ज्यादा शोरगुल। शस्त्र अपनी गाड़ी पार्किंग में ले आया। अचानक ही दोबारा शस्त्र के सामने अरमान का चेहरा घूम गया। अब तक हंसते मुस्कुराते शस्त्र के चेहरे पर अब दोबारा वही गुस्सा हावी होने लग। शस्त्र ने कार के फ्रंट मिरर में देखा, जहां उसे अरमान का अक्स नजर आ रहा था। तुम्हें मेरी एंजेल से दूर रहना होगा। तुम्हारी परछाई भी मैं अपनी एंजेल पर पड़ने नहीं दूंगा। ये जो तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर अब आ ही गया है, तो वो सिर्फ आंखों तक ही रहे तो अच्छा है। अगर तुम मेरे और मेरे एंजेल के बीच में आई तो मुझे मेरी एंजेल की कसम है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी एंजेल के साथ जो किया, जितना उसे दर्द किया, मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सका क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था। लेकिन अब मैं अपनी एंजेल की परछाई बनकर उसके साथ रहूंगा। मेरे लिए मेरी एंजेल मेरे जीने की वजह है, जिसे मैं अपने दिल में महफूज रखना चाहता हूँ। तुम जैसे लोगों की नजरें भी मैं उस पर पड़ने नहीं दूंगा। मिस्टर अरमान रॉय, बेहतर होगा कि तुम दिल और नजरें वही लगाओ जो तुम्हारा है। मेरी एंजेल सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। शस्त्र दोबारा से वही गुस्से ने लाल हो चुका था। अगर अभी कोई शस्त्र को ऐसे देख ले तो उसे हार्ट अटैक आना पक्का था। शस्त्र को देख कोई नहीं कह सकता था कि ये बंदा अभी कुछ देर पहले हंस रहा था, मस्ती कर रहा था। शस्त्र बिल्कुल किसी मौत के देवता की तरह दिख रहा था। गहरी सांस लेकर शस्त्र ने खुद को शांत किया और कार से बाहर निकल शान्वी की तरफ जाने को बढ़ गया। अब देखना ये था, कैसा बचाएगा शस्त्र अरमान से शान्वी को। किसकी होगी शान्वी? क्या होगा आगे? चैप्टर 52। अरमान वहां से अपनी कार वापस मोड़ घर आ गया था। उसे घर पर वापस आता देख सब हैरान हुए, लेकिन किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सुरेखा जी ने उससे बात करनी चाहती थी, लेकिन अरमान उन्हें इग्नोर करके ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। ऐसा नहीं था कि अरमान को देख कोई खुश नहीं था। बस बात ये थी कि अरमान इतनी जल्दी कभी भी घर वापस नहीं लौटता था। जब वो गुस्से में घर से निकलता तब तो वो दो दिन तक न घर की शक्ल देखता, न घर वालों की। लेकिन आज जिस तरह अरमान गुस्से में गया था और उतने वक्त में वापस आ गया, ये देख सब हैरान थे। इस वक्त अरमान का चेहरा सुबह की तरह नहीं लग रहा था। काफी शांत चेहरा नजर आ रहा था, जो सबके लिए चौंकने की बात थी। शस्त्र अपने गुस्से को शांत कर कार से निकल मार्केट की तरफ बढ़ गया। इधर मिस्टर स्ट्रेंजर, वही शॉप के पास खड़ी शान्वी ने अपना हाथ ऊपर हिलाते हुआ कहा। शस्त्र का ध्यान सामने की तरफ था। अचानक ऐसा अजीब नाम सुन अपनी गर्दन मोड़ कर देखा तो वहां शान्वी था। जल्दी आइए मिस्टर स्ट्रेंजर, दोबारा शान्वी ने आवाज दी। शान्वी को ऐसा अजीब नाम से उसे पुकारते देख उसकी आंखें छोटी हो गई। वो शान्वी की तरफ बढ़ गया। क्या कहा अपने अभी? शान्वी के सामने पहुंचकर शस्त्र ने पूछा। जल्दी आइए, आंखों को रोल करते हुए शान्वी ने कहा। उससे पहले अपनी बाई भौं उठाकर शस्त्र ने पूछा, मिस्टर स्ट्रेंजर। याद करते हुए शान्वी ने अपना निचला होंठ भर निकाल कर कहा। ऐसा कहने की वजह पूछ सकता हूँ? शस्त्र ने अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लपेटते हुए पूछा। बिल्कुल, शान्वी ने भी शस्त्र की तरह अपने हाथों को आगे की तरफ लपेटते हुए कहा। तो बताइए फिर, शस्त्र ने कहा। बहुत सिंपल बात है, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। मेरा नाम, मेरा घर, मेरा अता पता आपको सब मालूम है। लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ मालूम नहीं, यहाँ तक कि आपका नाम भी नहीं। और जब हमें किसी के बारे में कुछ ना मालूम हो तो उसे स्ट्रेंजर ही कह लेना चाहिए। गर्दन हल्की टेढ़ी, अपने हाथों को खोल हल्के ऊपर की तरफ उठाते हुए शान्वी ने कहा।
और ये सब आपको किसने बताया? शस्त्र ने दिखावटी मुस्कान के साथ पूछा। मैंने, अपनी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए शान्वी ने जवाब दिया। शान्वी की हरकत देख शस्त्र ने अपना सिर हिला दिया, फिर रुककर बोला, जिन्हें मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी पता है वो मेरा नाम नहीं जानती? सच में? शस्त्र ने अपनी दोनों आईब्रो उठाते हुए कहा। हाँ, सच में। शस्त्र की आंख में देखते हुए अपनी आंख बड़ी कर शान्वी ने कहा, आप एक काम कीजिए, मुझे किसी भी निकनेम से बुला लीजिए, लेकिन ये स्ट्रेंजर मत कहिए। आप मुझे एक निकनेम दीजिए, मैं आपको एक निकनेम देता हूँ। शान्वी की आंखों में ही देखते हुए शस्त्र ने कहा, लेकिन मैंने सुना है निकनेम सिर्फ चाहने वाले या जानने वाले लोगों को ही दिया जाता है। शान्वी ने अपनी आंख को नॉर्मल करते हुए कहा, तो आज से आप मुझे जानना शुरू कर दीजिए। बड़ी शेखी आवाज में शस्त्र ने कहा, ऐसे फालतू काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अपनी नजरें फेरते हुए शान्वी ने कहा, जिसे देख शस्त्र मुस्कुरा उठा। एंजेल। शस्त्र ने शान्वी के तरफ ही नजरें गड़ाए कहा। क्या? शस्त्र की बात सुन शान्वी झट शस्त्र की तरफ पलटती हुई बोली, आज से आप मेरी एंजेल, आज से मैं आपको मेरी एंजेल कहूंगा। बड़ी दिलकश मुस्कान के साथ शस्त्र ने मेरी एंजेल पर जोर देते हुए कहा। शान्वी को शस्त्र की बात सुन अपनी पलकें झपकाए उसे ही देखने लगी। शस्त्र ने मुंह से मेरी एंजेल सुन, ना जाने क्यों लेकिन शान्वी का दिल बड़ी जोर से धड़क उठा। माय ओसियन। शस्त्र की आंखों में देखते हुए ही शान्वी ने बड़ी धीमी में कहा, जिसे शस्त्र ने भी सुन लिया था। शान्वी की बात सुन शस्त्र के चेहरे पर तो लंबी सी मुस्कान खिल गई। क्या कहा अपने? मुस्कान को अपने हैंडसम चेहरे पर बरकरार रख शस्त्र ने शान्वी से पूछा। मैं आपको ओसियन बुलाऊंगी। शान्वी की आंखें शस्त्र की आंखों में ही गुम थी। ऐसा क्यों? शस्त्र ने शान्वी की आंखों में झांकते हुए पूछा। वो क्योंकि आपकी आंखें बिल्कुल ओसियन कलर में है, बहाना बनाते हुए शान्वी ने कहा। अच्छा, शस्त्र ने कहा। जी। इस वक्त दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े एक दूसरे की आंखों में गुम थे। आपकी ये आंखें किसी समंदर से कम नहीं, जिनमें डूबने के लिए मेरा बस आपकी आंखों में देखना काफी होता है। ना जाने क्यों, लेकिन आपकी आंखों में खुद को डूबने से मैं नहीं रोक पाती। हमारी मुलाकात महज 2-4 बार हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है मानो काफी लंबे अरसे के मुसाफिर हो। आपकी आंखें मुझे एक सुकून सा पहुंचती है, ऐसा क्यों है पता नहीं, लेकिन आपकी आंखें मुझे इनमें डूबने को मजबूर कर देती है, इनमें अपनी जगह तलाशने पर मजबूर कर देती है। शस्त्र की आंखों में एकटक देखते हुए शान्वी ने खुद से मन ही मन कहा। क्या हुआ? शान्वी के सामने चुटकी बजाते हुए शस्त्र ने पूछा। शान्वी अपनी सोच से बाहर आई, शस्त्र की नजरें से अपनी नजरें फेर इधर उधर देखते हुए बोली, कुछ नहीं, चलिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। इतना बोल शान्वी आगे बढ़ गई, उसके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए शस्त्र भी चलने लगा। शायद इन नजरों के मिलने से ही हमारा मिलन हो जाए। कुछ देर पहले की बात सोचते हुए शस्त्र खुद से बोला। कुछ देर बाद शान्वी ने कुछ सामान खरीद लिया था, जिनका बिल शस्त्र ने पे किया था। क्योंकि घर से निकलते समय शान्वी न तो पर्स ली थी, ना ही अपना फोन। आप बिना पर्स लिए, बिना फोन लिए शॉपिंग पर आई थी? एक शॉप से बाहर निकलते हुए शस्त्र शान्वी से पूछा। हाँ, क्योंकि मुझे शॉपिंग पर नहीं आना था। शॉप के बाहर आकर शान्वी ने कहा। तो फिर? शान्वी की बात सुन शस्त्र शान्वी की तरफ देखते हुए पूछा। मैं बस ऐसे ही टहलने निकली थी, फिर आपको और मिस्टर रॉय को देख मुंह से निकाल गया कि मैं शॉपिंग पर जा रही थी। अब ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, लेकिन मैं शॉपिंग करने तो नहीं जा रही थी। और वैसे क्या आपको मेरे सामान के बिल पे करके कोई प्रॉब्लम हो गई? वैसे आप परेशान मत होइए, मैं घर जाकर आपके पैसे लौटा दूंगी। एक ही सुर में शान्वी शस्त्र को देख बोली। शस्त्र तो शान्वी की बात सुनकर ही हैरान हो गया था, लेकिन अब तो कुछ नहीं कर सकता था। उसने शान्वी के सिर को सहलाते हुए कहा, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ये पूरी मार्केट तक आपके नाम कर सकता हूँ। आपके बिल पे करके मेरे बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो बस इसलिए बोल रहा था, क्योंकि ऐसे अकेले कहीं जाना हो तो कम से कम अपने पास अपना फोन तो रखना चाहिए। अपनी बात खत्म कर शान्वी के बाल को उसके सही कर हाथ हटा लिया। शस्त्र का उसकी केयर करना उसे अच्छा लगता है। वो बस मुस्कुराकर शस्त्र को आगे चलने का इशारा की, जिसके बाद शस्त्र आगे आगे और शान्वी उसके पीछे पीछे थी।
शान्वी ने शॉपर्स अपने हाथ में पकड़े हुए थे। शस्त्र के मांगने के बावजूद भी उसने उसे नहीं दिए थे। शस्त्र आगे जाकर रुक गया। उसने मुड़कर देखा तो शान्वी अपनी सोच में गुम आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चल रही थी। लाइए, ये मुझे दीजिए, कहते हुए शस्त्र शान्वी के सामने आया। उसके हाथ से शॉपर्स लिए आगे बढ़ गया। शस्त्र के इस मूव से शान्वी अपनी सोच से बाहर आई। उसने गौर किया कि शस्त्र अपने हाथ में बैग्स पकड़े आगे चल रहा था, जिसकी वजह से शान्वी को उसकी पीठ साथ ही चलता समय हल्का साइड का फेस दिख रहा था। यकीनन शस्त्र बेहद कहर लग रहा था। आगे जाकर शस्त्र रुक गया। उसने मुड़कर देख, शान्वी अभी भी धीमे ही चल रही थी। शस्त्र मुड़ शान्वी के सामने आकर रुक गया। शान्वी ने नजरें उठाकर शस्त्र की तरफ देखा। लाइए, दीजिए, शस्त्र ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। उसके दाएं हाथ में बैग्स थे। शस्त्र के खाली हाथ को देख शान्वी कभी शस्त्र के हाथ को देखती तो कभी शस्त्र को। अब क्योंकि शान्वी का हाथ बिल्कुल खाली थी तो शस्त्र उससे अब क्या मांग रहा था। शस्त्र ने शान्वी की आंखों में सवाल समझ लिया, जिस पर उसने अपनी आंखें से शान्वी को उसका हाथ थामने का इशारा किया। इशारा समझते ही शान्वी ने शस्त्र का हाथ थाम लिया। शस्त्र के बाएं हाथ को थामे शान्वी चल रही थी, वहीं दाएं हाथ में शस्त्र बैग्स पकड़े हुए था। जिसके बाद दोनों खामोशी से एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते हुए चलकर पार्किंग एरिया तक आ गई। सामान को बैक सीट पर रख शस्त्र ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला तो शान्वी वहां बैठ गई और शस्त्र ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। सुबह का पहर ढल चुका था, दोपहर हो चुकी थी। अब क्योंकि कपूर फैमिली का बुलावा आया हुआ था, इसलिए सारी महिलाएं तैयार होकर रॉय मेंशन की तरफ चली गई।